होस्ट बना देते, एडमिट कर देती हूँ, फिर होस्ट बना देती हूँ आपको, ठीक है? हाँ ठीक है चलेगा। वीडियो ऑन करा रे सगळे, वीडियो ऑन करा। तो स्क्रीन शेयरिंग को ये करो ना। जी 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 सर। हाँ नहीं, आपको बना देती हूँ सर मैं, ठीक है? फिर आप स्क्रीन शेयर करो, ऑटोमेटिक हाँ हो जाता है। स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है मैं आपको नहीं, होस्ट को ही अलाउ होता है स्क्रीन शेयर करना। हाँ शेयर करो। राजेश्री, यस मैम। हाँ बाळा हे घेशील, अटेंडन्स घेशील, ओके? ओके ओके। हाँ ठीक है बाय। सर, आपको होस्ट बना दिया, एडमिट करो। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो Admit रहा है करो अभी, सर। स्क्रीन शेयर आप ही करना पड़ेगा। सर अभी हो जाएगा। हाँ ठीक है नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ओके ओके अभी ओके। ठीक है, थोडंसं आपण एक हे करू, व्हिडिओ ऑन करायला सांगा सर। प्रियंका लांडगे व्हिडिओ ऑन कर, मला काही बाकीचे कोणी दिसत नाही आहेत, तेवढे जण तरी ऑन करा, जेवढे दिसत आहेत तेवढे। चलो सर, मैं लीव कर देती हूँ, ठीक है? चलो ओके। चलो राजेश्री, टेक अटेंडन्स, 10 शेवटचे 10 मिनिटात अटेंडन्स घेशील, ओके? बाय। यस मैम। चलो, फर्स्ट यूनिट में अपन ने देखा था ना, फर्स्ट यूनिट मध्ये ऑलमोस्ट संपलेलं आहे आपलं। सेकंड यूनिट चालू करूयात आज, फिजिओथेरपी, ठीक है ना? तो फिजिओथेरपी में क्या है वो देखेंगे। फिजिओथेरपी म्हणजे काय? भौतिक साधनांद्वारे उपचार पद्धती, त्याला फिजिओथेरपी म्हणूयात आपण, ठीक है ना? भौतिक साधन काय वापरायचे, क्या यूज करना है अपने को, क्या क्या यूज करते हैं भौतिक साधने, जैसे वाटर है, हीट ट्रीटमेंट है ना, डायथर्मी है, माइक्रोवेव थर्मी है, फिर क्रायोथेरेपी है, तुम्हारे वर्लपूल बाथ्स है। ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसको फिजियोथेरेपी के नाम से जानेंगे। अभी कल तक हमने देखा था इंजुरी के बारे में, तो लास्ट पार्ट, इंजुरी मध्ये डिस्लोकेशन झालं होतं का रे राजेश्री? नो सर। डिस्लोकेशन झालं होतं ना? नाही नाही सर। हाँ ठीक है, जॉइंट इंजुरीज मधलं लास्ट डिस्लोकेशन घेऊ आणि मग आपण फिजिओथेरपीवर जाऊ। आता डिस्लोकेशन मध्ये काय, डिस्लोकेशन म्हणजे काय, निखळणे, सांधा निखळणे। डिस्लोकेशन कुठे होऊ शकतं? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, इट इज एक्चुअली हैपन्स इन द जॉइंट्स के अंदर आपको डिस्लोकेशन दिखाई देगा। ठीक आहे, तर आता जॉइंट्स कुठले कुठले मोस्ट जे जॉइंट्स यूज होतात ते, आता ज्याच्यामध्ये खूप भार असतो किंवा खूप वजन असतं, तर त्याच्यामध्ये काय आहे की बेसिकली आपले शोल्डर्स आहेत, हिप जॉइंट आहे, नी जॉइंट आहे, अँकल्स आहेत। ह्या जॉइंट्स मध्ये काय आहे की बऱ्याचदा आपल्याला निखळलेला म्हणजे सांधा निखळलेला दिसतो। म्हणजे डिसलोकेशन म्हणजे काय, डिसलोकेशनचा अर्थ काय, लोकेशन म्हणजे स्थिती आणि डिसलोकेशन म्हणजे त्याची स्थिती त्याच्यातून निघून जाणे, म्हणजे आपल्या स्थितीवर जी स्थिती असती त्याला सोडून देणे, त्याला म्हणायचं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन म्हणजे एखादा सांधा निखळणे, आपल्या जागेवरून आपली जागा सोडणे। आता मोस्ट ऑफ द टाइम इथे बघा, याच्यात दाखवलेलं आहे, आपला स्कल मध्ये काय असतं, जे अनअटॅच्ड आहे। अनअटॅच म्हणजे काय की बाकीचे स्विचर्स आहेत, म्हणजे त्याला इमूव्हेबल जॉइंट्स म्हणतो आपण, पण फक्त एक जो आहे ना, तो खालचा जबडा हा फक्त आपल्याला कसा दिलेला आहे की त्याला जॉइंट आहे आणि त्याच्या मध्ये मुवमेंट आहे। वरचा जबडा कधीच हलत नाही, खालचा जबडा हलतो। जेव्हा आपण काही चावतो वगैरे तेव्हा काय होतं की अन्न वगैरे जेव्हा चावत असतो तेव्हा फक्त खालच्या जबड्याची मुवमेंट होत असते। आणि बऱ्याचदा बघितलं की स्पोर्ट्स मध्ये जे बॉक्सिंग वगैरे असे स्पोर्ट्स आहेत तिथे कॉम्बॅट आहे किंवा द्वंद्व म्हणतो। हे कोणाचं चालू आहे रे, म्यूट करा बरं। सभी म्यूट करो अपना, ये मोबाइल म्यूट करो, आवाज आ रहा है किसी का।
तो उसमें क्या है कि अगर हिट वगैरह हो गया, यहाँ पे ऐसे जम से अगर बैठता है, तो ये जॉइंट जो है इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले जॉ को, ऊपर वाले जॉ को मैक्सिला बोलेंगे, नीचे वाले जॉ को क्या बोलेंगे, देखो फिगर में भी दिख रहा है, उसको मैंडेबल बोलेंगे, मैंडेबल, क्या म्हणायचं, मैंडेबल, लोअर जॉ को मैंडेबल बोलेंगे, ठीक आहे ना. तर इथे हे कनेक्टेड कुठे असतं, इथे लिगामेंटशी कनेक्टेड असतं वरच्या स्कल मध्ये, म्हणजे आपल्या कवटीसला हे खाली इथे अटॅच्ड असतं, आणि लोअर जॉ काय असतो तो लिगामेंटने अटॅच असतो. तर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कसा तो डिस्लोकेट होतो, तर बॉक्सिंग मध्ये वगैरे एखादा जोरात पंच वगैरे बसला तर तो आपली जागा सोडतं, त्याला आपण म्हणतो निखळणे. तर काय होतं की खालचा जबडा एकच आहे जे स्कल मध्ये, जे आपली जागा सोडू शकतो. नेक्स्ट दुसरं इथे दाखवलंय, बॉल अँड सॉकेट जॉईंट जिथे असतं, म्हणजे शोल्डर जॉईंट आणि हिप जॉईंट, जिथे बॉल अँड सॉकेट जॉईंट म्हणतात. तर त्यामध्ये सुद्धा बऱ्याचदा काय होतं की येते बघा, हे पहिल्या फिगर मध्ये माझ्या जिथे स्क्रीनवर हे चालू आहे, कर्सर दिसतंय तिथे बघा, हा जो बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे तिथे तुमचं ह्युमरस कुठे कशाचे अटॅच आहे, स्कॅप्युलाशी अटॅच आहे. स्कॅप्युला म्हणजे मागचं जे चपटं हाड आहे त्याला तिथे कुठेतरी सॉकेट असतं. सॉकेट म्हणजे काय की एक जागा असती, खुबणी असती, खुबणी म्हणजे सॉकेट, आणि त्याच्यामध्ये काय तो बॉल बसतोय, असा बॉल म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये रोटेट होऊ शकतो तो, जसं आपण खल बत्ता म्हणतो की नाही, खलामध्ये बत्ता बसतो तसा हे काय असतं, सॉकेट आहे. सॉकेट म्हणजे खुबणी आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी असं बसतंय जे अटॅच आहे, लिगामेंटशी अटॅच असतं. आणि हा इथे दुसऱ्या फिगर मध्ये दाखवलेला आहे की सांधा निखळलेला आहे, तुमचा जो खांद्याचा सांधा आहे तो निखळलेला म्हणजे काय, आपली जागा त्यांनी सोडलेली आहे, म्हणजे त्या खुबणीमधून तो बाहेर आलेला आहे. तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्लोकेशन. आता ह्या डिस्लोकेशनच्या म्हणजे तीव्रता वेगळ्या इंटेन्सिटीज वेगळ्या असतात. जसं थोडस हे होतं, म्हणजे थोडा त्या लिगामेंटवर जोर पडतो आणि थोडस बाहेरून पुन्हा ते बसतं आपल्या जागेत. बऱ्याचदा असं होतं की खूप असे हेवी ऍक्सिडेंट्स वगैरे होतात, तिथे पूर्ण खांदा आपली जागा पूर्ण सोडून देतो, आणि मग तिथे काय होतं की सगळे ऑलमोस्ट सगळे त्यांना जे अटॅच लिगामेंट्स असतात, ज्याला आपण अस्थिबंध म्हणतो, ते तिथे तुटून जातात. कारण का, तर तिथे स्ट्रेस पडतो म्हणून ते तुटून जातात. तर तसं एक दाखवलेलं इथे, आणि तिसरे इथे खाली दाखवलेलं आहे आपलं फिमर म्हणजे द लॉंगेस्ट अँड हार्डेस्ट बोन, जे पायामध्ये असतं, मांडीमधलं बोन हे काय सगळ्यात लांब आणि सगळ्यात स्ट्रॉंग बोन असतं. त्याची साधारणतः तुम्हाला एक जनरल नॉलेज साठी सांगतो की त्याची जी ताकद असते ती एवढी जास्त असते की 1 क्युबिक इंच जर आपण मांडीचं बोन घेतलं तर 1200 न्यूटनचा फोर्स ते सस्टेन करू शकतो, म्हणजे जवळजवळ 120 किलोचा फोर्स ते सस्टेन करू शकतं. एवढं त्याच्यामध्ये ताकद असते, स्ट्रॉंगेस्ट बोन म्हणलं जातं त्याला. आणि तो सुद्धा कुठे अटॅच आहे आपल्याला, पेल्विक गर्डलला. पेल्विक गर्डल म्हणजे जे आपल्या इथे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात तिथे असतं ते, आणि तिथे सुद्धा काय ते इमूव्हेबल आहे. इमूव्हेबल म्हणजे तो जॉईंट सुद्धा काय की हालचाल न होणारा जॉईंट आहे, आणि त्याच्यामध्ये हालचाल कशाची होत असते, तर ह्या फिमरची होत असते. आणि इथे बघा, इथे दाखवले हे सुद्धा बॉल अँड सॉकेट जॉईंट मध्येच येतं, है ना. आपलं हिप जॉईंट सुद्धा बॉल अँड सॉकेट मध्येच येतं, आणि त्या सॉकेट मध्ये हा बॉल अटॅच आहे. इथे बघा, हा तिथे बाहेर गेलेला आहे. फिमोरल हेड म्हणजे काय, फिमरचं जे असं हेड आहे, म्हणजे त्याला म्हणायचं आपण डोकं म्हणूयात त्याचं थोडक्यात. तर ते कसं आहे, त्या खुबणीमध्ये अडकलेलं असतं, आणि ह्याला धरलेलं कोणी असतं, अस्थिबंधांनी, म्हणजे लिगामेंट ज्याला म्हणतो, त्यांनी ह्याला धरलेलं असतं. हे काय होतं की एखाद्या वेळेस ओव्हर स्ट्रेन वगैरे होतो, किंवा मेजर ऍक्सिडेंट जेव्हा होतात तेव्हा त्याच्यामधून काय होतं की तो आपली जागा सोडून सरकतो, त्याला निखळणे म्हणतात. तर तसं पॉसिबिलिटी तुमच्या प्रत्येक जॉईंट मध्ये असते, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स काय की तुमच्या जबड्यामध्ये, कारण स्पोर्ट्स मध्ये काय की हिटिंग मुवमेंट जे असतात ना बॉक्सिंग मध्ये वगैरे असं, तर त्याच्यामुळे होण्याची जास्तीत जास्त शक्य असं असते. शोल्डर मध्ये बऱ्याच जागी म्हणजे आता जिम्नास्टिक्स मध्ये वगैरे आम्ही बघतो तर रिंग्स मध्ये वगैरे होण्याची शक्यता असते, कारण जास्तीत जास्त लोड घेतात त्याच्यावर. त्याच्यामध्ये आणि ऍथलेटिक्स मध्ये किंवा जम्पिंग इव्हेंट्स मध्ये वगैरे ना ह्याच्यामधला ऍक्सिडेंट होण्याची, म्हणजे ह्याच्यामध्ये सांधा निखळण्याची शक्यता असते. आता अजून एक जॉईंट जो आहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऍक्च्युअली पूर्ण डिस्लोकेट होत नाही तो, पण बऱ्याचदा तो खूपदा रप्चर होतो, म्हणजे त्याला आपण नी जॉईंट म्हणतो, कारण तो प्रत्येक वेळेस लोड बेरिंग आहे. तसाच हा सुद्धा लोड बेरिंग जॉईंट आहे, ह्याला सुद्धा आपण काय म्हणू, हिप जॉईंटला लोड बेरिंग जॉईंट. कारण का, तर सगळं पूर्ण वरच्या धडाचं वजन त्याच्यावर अवलंबून असतं, त्याच्यावर हे आधारित असतं.
आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एखादं जर झालं तर बऱ्याचदा असं होतं की चालणं सुद्धा अशक्य होऊन जातं आपल्याला, त्याच्यामध्ये काही इंजुरी झाल्या वगैरे तर चालणं सुद्धा अशक्य होऊन जातं. जसं नी जॉईंट हा सगळ्यात कॉम्प्लेक्स जॉईंट आहे. कॉम्प्लेक्स म्हणजे जटिल जॉईंट आहे. त्याच्यामध्ये बघा 4 बोन्स एकत्रित आलेले असतात. जसं मी सांगितलं की खालून 2 बोन्स आलेले त्याला टिबिया आणि फिबुला म्हणतो, वरून एक बोन आलेले त्याला आपण फिमर म्हणतो, आणि वर एक कॅप आहे छोटीशी त्याला पटेला म्हणतो. तर ह्या 4 बोन्सचं ते मिश्रण एक जॉईंट झालेला असतो. म्हणजे आणि तिथे सुद्धा ना लोड बेरिंग जॉईंट असल्यामुळे काय की बऱ्याचदा तिथे सुद्धा इंजुरी होण्याचे चान्सेस असतात. तर अशा प्रत्येक जागी सांधा सोडण्याची शक्यता असते, पण मोस्ट ऑफ द टाइम असं बघितलेलं आहे की स्पोर्ट्समध्ये वगैरे जिथे हेवी इंजुरीज होतात तिथे डिस्लोकेशन्स वगैरे, इव्हन या बोटांमध्ये सुद्धा डिस्लोकेशन्स होतात बरं का, कारण छोटे छोटे जॉईंट्स आहेत तिथे, कॉन्डिलेट जॉईंट्स म्हणतो आपण. तर इथे कसं आहे की यू असं असतं त्याच्यामध्ये बसलेलं असतं एक जॉईंट. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की हे सुद्धा कधी कधी बऱ्याचदा असं रॉंग पोझिशन मध्ये आपण हात वगैरे लावला, किंवा बास्केटबॉल मध्ये तर बास्केटबॉल धरायची पोझिशन अशी असते तेव्हा जर हात बोट वगैरे मध्ये आलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ते डिस्लोकेट होतं, म्हणजे आपली जागा सोडतं, कारण त्याच्यावर तेवढा इम्पॅक्ट पडलेला असतो. आणि त्याच्यामुळे काय की लिगामेंट तुटून ती आपली जागा सोडलेली असते. तर त्याला काय ट्रीटमेंट काय त्याच्यासाठी, तर पहिली गोष्ट त्याला ग्राउंडवर जसं आहे तसं त्या स्थितीतून आपल्याला जमत असेल तर तो बसवावा, नसेल जमत तर सरळ एक्सपर्ट कडे घेऊन जावं. आणि माझं ओपिनियन असं आहे की त्याला एक्सपर्ट कडेच घेऊन जावं, कारण ते बसणं न बसणं हे कसं आहे की कधीतरी ऍक्सिडेंट्स होतात आणि आपण कधीतरी त्याला काहीतरी ठीक करण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून आपला एक्सपिरियन्स कमी पडतो तिथे. आणि डॉक्टर हे रोज करत असतो म्हणून त्याचा एक्सपिरियन्स सफिशियंट असतो, तो व्यवस्थित त्या जागी त्याची पोझिशन बसू शकतो. आणि एकदा जर तो व्यवस्थित बसला नाही तर मग तो पुन्हा पुन्हा वारंवार ते होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून काय कि आपल्याला अपने को क्या करना है कि उसको प्रॉपरली उसके प्लेस में ही उसको बिठाना है, उसको प्लेस करना है. डिसप्लेस्ड हो गया वो, जैसे इधर से निकला है तो इधर, इसको थोड़ा अगर हटा हटा के बिठाएंगे तो वो बराबर नहीं बैठेगा और उसका रिकवरी भी नहीं होगा. रिकवरी नहीं होगा तो चांसेस ऑफ इंजुरी अगेन बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे इंजुरीज के चांसेस बढ़ेंगे. तो हर जॉइंट में ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना स्थिति अपनी जगह वो छोड़ दे सकता है. ये कब होता है कि बहुत बार बहुत चीजों में हम लोग अपने जॉइंट्स सभी शॉक्स को सस्टेन करते हैं, मतलब, लेकिन एक आध बार ऐसा होता है कि अननोइंगली एक आधा लोड ऐसा पड़ जाता है कि जॉइंट अपनी जगह छोड़ देता है. क्यों? तो उसके लिए उतना लोड बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह से क्या है कि अपनी जगह अपनी स्थिति वो छोड़ देता है, उसको अपन बोलेंगे डिस्लोकेशन. अब इसके लिए क्या है, तो पहले तो डिस्लोकेट हुआ सो चीज अपनी जगह पे फिर से बिठाना है. जैसे अब बहुत बार एल्बो डिस्लोकेशन भी होता है, बहुत बार फाइट्स में वगैरह ना एल्बो डिस्लोकेशन भी होता है, अपनी जगह छोड़ देता है. तो उसको भी अगर बिठाना है तो उसके लिए भी आपको एक्सपर्टीज होना जरूरी है, मतलब आपको बहुत अच्छा उसका नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके आप इन चीजों पे काम कर सकते हो. वरना इन चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना है. अपने को इतना समझना है कि जो चीज अपने को समझ में नहीं आई थी उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है कि नहीं नहीं मैं बिठा के देखता हूँ ये देखता हूँ वगैरह ऐसे काम नहीं करना. क्योंकि जो चीज अच्छी है उसको और ज्यादा बिगाड़ के रख दोगे, है ना. मतलब थोड़ी खराब हो गई है तो मैं देखता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं इसके ऊपर ताकत लगाता हूँ वगैरह वगैरह करके ये चीज जो थोड़ी खराब है उसको ज्यादा खराब कर देंगे आप. तो इसलिए क्या है कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना और एक्सपर्ट का राय लेना, उसकी मदद लेना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए भी आपको बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्लिंग वगैरह लगा देते हैं एक बार सेट होने के बाद, तो बहुत दिनों तक इसको फिर से लिगामेंट डेवलप होने के लिए, क्योंकि लिगामेंट तब जब अपनी जगह छोड़ता है तो लिगामेंट काफी सारे टूट जाते हैं, तो वो पार्शियली भी टूटते हैं और कंप्लीटली भी टीयर हो सकता है उनका. तो इनको जमने में काफी समय लगता है, 1.5 से 2 महीना लग जाता है. और लगने के बाद भी उसके बाद इमीडिएट आप उतना लोड उसके ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत टेंडर रहते हैं. टेंडर मतलब नाजुक रहते हैं, अभी उसमें उतनी ताकत नहीं आई रहती, तो आपको इसमें फिर से ताकत बिल्ड करना पड़ेगा. और ताकत फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा. तो इसके लिए क्या है कि आपको ये चीजों को ये देखना है कि आपको प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट के बाद जब वो ग्राउंड पे आता है तो उसको रिहैबिलिटेट करना है. रिहैबिलिटेट करना मतलब क्या, त्याचं पुनर्वसन करना आवश्यक है, उसको फिर से वही स्थिति में लाना बहुत आवश्यक है, उसको वही स्ट्रेंथ देना बहुत आवश्यक है. नहीं तो क्या हो जाएगा कि वैसे ही वो इंजूर्ड पार्ट है. मतलब क्या है
कि हम लोग देखो बहुत बार पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग की डोर रहती है, तो डोर जब तक सीधी रहती है, जिसमें गांठ नहीं रहती, तब तक हम लोग बोलेंगे उसके ऊपर विश्वास रहता है हमारा, मतलब हम लोग कोई चिंताग्रस्त नहीं रहते। लेकिन जब एक आधा जगह टूटता है और वहां पे हम लोग गांठ लगाते हैं ना, तो वो गांठ में से कभी भी छूटने की अपने को एक डाउट लगा हुआ रहता है। तो वैसे ही क्या है कि एक बार अपनी जगह से चीज हट जाती है बॉडी में, टूट जाती है, फूट जाती है, तो इसको फिर से रिकवर होके फिर से उसको ताकत वो आने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए अपने को गड़बड़ नहीं करना है। और इस इंजुरी में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हो जाए इंजुरी, तो वैसे ही स्थिति में उसको डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी बनती है। और वो होने के बाद उसका ट्रीटमेंट और उसका रिहॅबिलिटेशन, पुनर्वसन करणं त्याचं आवश्यक आहे। आणि ह्याच्यामध्ये काफी इस समय इसके दरमियान काफी समय जा सकता है। तो उसके दरमियान आपको क्या करना है, बाकी के अंगों को टोन अप रखना है, मतलब बाकी के अंगों का कंडीशनिंग दे सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस से। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दिस इज अबाउट जॉइंट इंजुरी। जॉइंट इंजुरी में डिसलोकेशन ये पॉसिबिलिटी होता है, लिगामेंट टियर वगैरह हमने देखा है स्प्रेन्स के अंदर। ठीक है ना, ओके। अभी चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पे, अपने सेकेंड यूनिट पे। उसके पहले मैं बाद में उसको आपको ना थोड़ा सा ये होने के बाद टेपिंग वगैरह, ये फिजियोथेरेपी के बाद में आपको इसमें लास्ट एक पार्ट रह गया, टेपिंग एंड बैंडेजिंग कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का पार्ट होने के बाद बताऊंगा। दूसरा हमारा जो यूनिट है तो वो टोटली फिजियोथेरेपी के लिए डेडिकेटेड है। फिजियोथेरेपी, फिजियो एंड थेरेपी। फिजियो मतलब क्या, फिजिकल थिंग्स से, फिजिकल थिंग्स म्हणजे काय म्हणायचं त्याला कि भौतिक गोष्टी, मतलब जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके आपको ट्रीटमेंट देखना है, उसका उपचार करना है। ठीक है ना, तो ये क्या करना है आपको, तो ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। कुछ डिस ईज का मतलब क्या है, देखो डिस ईज ये शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। डिस और ईज, देखो ये शब्द जो है ना, इसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, तो इसको देखना, ये डिस ईज का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से बना है। इसको देखो थोड़ा सा मैं बाइफरकेट कर देता हूँ। डिस मतलब कुछ नहीं है, सो ईज मतलब क्या है, आसानी, मतलब आपकी आसानी को कम कर देने वाला, उसको डिस ईज बोलेंगे। ये दो शब्दों से बना हुआ है। तो इसको क्या करना है आपको, कि जो ट्रीटमेंट है वो डिसीज का, मतलब आपको जो अनकंफर्टेबलनेस है उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका उपचार करना है। तो कैसे करना है, इंजुरी का उपचार करना है। डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी मतलब बहुत बार फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल, ये देखो जीरियाट्रिक्स में होता है। जीरियाट्रिक्स मतलब क्या है कि बूढ़े लोगों के ऊपर जो उपचार चलता है, बूढ़े लोगों को, एज ओल्ड पीपल पे जो चलने के लिए उनके कुछ सांधे दुखींना त्याच्यावर जे असतात त्याला जीरियाट्रिक्स म्हणतात। पीडियाट्रिक्स कशाला म्हणतात, जे लहान मुलांचं असतं त्याच्यावर करणाऱ्यांना पीडियाट्रिक्स म्हणतात। स्पेशल एक्सरसाइजेस या स्पेशल एजुकेशन किसको बोलेंगे, जो अपंग लोग हैं उनके ऊपर जो काम किया जाता है उसको लिए स्पेशल एजुकेशन बोलेंगे, या स्पेशल ट्रीटमेंट्स बोलेंगे, स्पेशल एक्सरसाइजेस बोलेंगे उसको। ठीक है ना, तो ऐसे ये चीजें कैसे है, तो ये फिजियोथेरेपी सिर्फ हमारे यहाँ तक सीमित नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो इसमें क्या है कि चीजों का इस्तेमाल होता है। चीजें कैसी है, जैसे हम लोग देखो, हमने देखा है मेडिसिन बॉल, देखा है सभी ने, देखा है सभी ने मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल होता है। आपने थेराबैंड्स देखे हैं, थेराबैंड्स का इस्तेमाल होता है। आपको सर्कुलर रिंग्स रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें क्या, हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपका स्विस बॉल रहता है ना, जिम बॉल बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फिगर में दिख रहा है, ये लेडी के पीछे, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार टेपिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, देखो इसमें खास तौर से लिखा हुआ है rather than by drugs और सर्जरी, मतलब इसमें बहुत बार ऐसे है फिजियोथेरेपी में कि बाहरी चीजों से हम लोग ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग ना दवाई का इस्तेमाल करते हैं, दवाई मतलब पेट में लेने वाली दवाई का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, कोई सर्जरी की बात करते हैं। सर्जन नहीं रहता फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब क्या है, जो एक्सरसाइज के जरिए, और एक्सरसाइज किसके जरिए करवाता है, तो बाहरी चीजों के जरिए, जैसे मैंने बोला मेडिसिन बॉल है, एरोवेट्स है, सैंड बैग्स है, थेरा बैंड्स है, इलास्टिक्स, अलग अलग इलास्टिक्स है, रबर बैंड्स है, कुछ स्विस बॉल है, बहुत सारी छोटे छोटे डंबल्स है, लो वेट वाले डंबल्स है। देन आपके व्हील्स रहते हैं, कुछ व्हील्स से आपने कभी फिजियोथेरेपी सेंटर अगर विजिट किया होगा, आपका असाइनमेंट भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का यही रहेगा कि आप लोग एक फिजियोथेरेपी सेंटर पे विजिट करेंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, वहां का इंटरव्यू आप लेंगे उनसे,
वहाँ के फोटोग्राफ्स आप जमा करेंगे आपका विजिट के बारे में, और वहाँ पे क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। देखो बहुत बार देखो एक मोटे मोटे तौर पे हम लोग कुछ हो गया ना तो बोलते हैं कि सेकना चाहिए। सेकना चाहिए मतलब उसको वार्म करना चाहिए। तो वार्म करने के लिए क्या है कि बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि ईंट को गर्म करो, ईंट को ऐसे पैक करो और ईंट से थोड़ा सा सेको। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हम लोग चीजें रहती है ना, जो कुछ गैस के ऊपर कुछ रख देते बर्तन, उसको गर्म करते, उसके ऊपर कपड़ा रखते, कपड़ा गर्म होने के बाद कपड़े से सेक देते हैं, है ना। तो सिर्फ देखो अगर ऐसी चीजों से अगर ट्रीटमेंट होता तो यकीनन वो जो है शॉर्ट वेव डाइथर्मी, लॉन्ग वेव डाइथर्मी, माइक्रोवेव डाइथर्मी, ये चीजों का आना यकीनन मुश्किल ही था। दूसरी बात, तुम्हारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस वजह से है? तो कुछ चीजें हैं ना कि सिर्फ ईंट गर्म करने से या कपड़ा गर्म करने से ही सही नहीं होती। क्यों? तो देखो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई चीज हमने गर्म की है ना, उसको अगर लगाएंगे तो पहले गर्म क्या होगा? तो पहले अपना स्किन होगा गर्म, बराबर। स्किन गर्म होगा, तो स्किन गर्म होगा तो क्या होगा कि स्किन अगर बहुत ज्यादा देर गर्म करेंगे तो स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं आपको। तो इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का होना जरूरी है। जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस क्यों करते हैं? तो उसका शॉर्ट वेवलेंथ रहता है। मैं इसको समझाऊंगा आपको वेवलेंथ क्या चीज है, तो ये बारे में बताऊंगा। लेकिन ये चीजें क्यों बन गई है? तो ये इसलिए है कि नहीं तो सभी चीज अगर गर्माहट से होती तो हो जाती। तो वहां पे पैराफिन वैक्स बात रहता है, फिर तुम्हारे पानी के अंदर है तो वर्लपूल बात रहता है, पानी के अंदर जेट्स रहते हैं, आपको सोना बात रहता है, स्टीम बात रहता है। ये अलग अलग चीजें क्यों है गर्माहट के लिए? तो इससे अलग अलग सर इफेक्ट एक होते हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें हमको फिजियोथेरेपी में देखी जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से फिगर्स है, तो यहाँ पे देखो कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग जब करवाएंगे ना तो असिस्टिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। असिस्टिंग मतलब क्या कि उसको असिस्टिंग मतलब क्या? कौन है? असिस्टिंग मतलब क्या कि हम लोग सहायता करते हैं किसी चीज का, है ना। और रेजिस्टिंग एक्सरसाइज रहते हैं, असिस्टिंग रेजिस्टिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं। मतलब क्या है असिस्टिंग? मतलब जैसे मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, जैसे बहुत बार ना फ्रोजन शोल्डर नाम से एक बीमारी है। फ्रोजन शोल्डर मतलब क्या? शोल्डर का मूवमेंट एकदम डेड हो जाता है। फ्रोजन मतलब काय की बर्फाळलेलं किंवा एकदम शिथिल झालेलं, तर तिथे काय होते की मूवमेंट काहीच होत नाही त्या शोल्डर मध्ये। उस समय में क्या करते हैं कि पकड़ के दूसरा आदमी उसको करवाता है, दैट इज कॉल्ड असिस्टिंग एक्सरसाइजेस। जब आपके अंदर खुद से ताकत नहीं रहती बनाने की तो क्या करता है दूसरा आदमी, क्या करता है उसको हेल्प देता है और हेल्प देके करवाता है, उसको असिस्टिंग बोलेंगे। अब कुछ चीजें क्या है रेजिस्टिंग है। रेजिस्टिंग मतलब क्या है कि आपके हाथ में डंबल दे देंगे तो थोड़ी सी ताकत डेवलप करनी है। आपका एल्बो जॉइंट डिस्लोकेट हुआ है और इसमें फिर से ताकत डेवलप करनी है, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे पुलअप्स डिप्स वगैरह नहीं करवाएंगे क्योंकि ओन बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तब आपको क्या है कि छोटे डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यहाँ पे ना सैंडबैग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सैंडबैग्स बन देंगे जैसे 250 ग्राम्स का, फिर धीरे धीरे 500 ग्राम्स का, फिर 1 kg का, फिर 2 kg का, फिर जमने के बाद थोड़ा थोड़ा डंबल से करेंगे। जैसे 4 पाउंड्स का डंबल है, 5 पाउंड्स का डंबल है, फिर केजीस में जाएंगे, फिर धीरे धीरे। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं विदाउट सर्जरी एंड ड्रग्स, देखो बहुत अच्छे अच्छे दिमाग से मोटे मोटे तौर पे दिमाग में रख लेना, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बाह्य चीजों से होता है और इसमें ना ही ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। ड्रग्स मतलब क्या? कुछ टैबलेट्स वगैरह, पेट के अंदर ड्रग्स नहीं लेना, ड्रग्स मतलब गोलियां। और सर्जरी, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फिजियोथेरेपी बोलेंगे। अब थोड़ा सा डेफिनेशन और एक दो जगह पे थोड़ा सा ध्यान देंगे डेफिनेशंस पे, वैसे ही दिया है। तो देखो ये भी क्या बोल रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, इंजुरी और डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब क्या? व्यंग, आपके अंदर व्यंग है, कुछ बीमारी है, कुछ काही इजा झालेली है, मतलब जख्म हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? बाय फिजिकल मेथड, मतलब भौतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सच एज एक्सरसाइज, हीट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, मसाज एंड सो ऑन, रादर देन बाय ड्रग्स और सर्जरी, इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी। ये डेफिनेशन है फिजियोथेरेपी का, मतलब जिसमें कि हम लोग ड्रग्स और सर्जरी का इस्तेमाल ना करते हुए अपने डिसीजेस को, अपने इंजुरी को, अपने डिफॉर्मिटी को
एक्सरसाइज के जरिए, मसाज के जरिए, बाहरी चीजों के जरिए हम लोग जिसका उपचार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक उपचार पद्धति बोलेंगे या फिजियोथेरेपी बोलेंगे। ठीक है ना, आ रहा है समझ में राजश्री, समझ में आ रहा है? ओके अभी देखो ये थोड़ा सा Yes, sir. हिस्ट्री, मतलब देखो 460 बीसी मतलब आज से कितने साल हो गए मुझे बताओ, एनीबडी Hello? टेल अबाउट 460 बीसी मतलब आज से कितने साल पुरानी चीज बात कर रहे हैं हम लोग, म्हणजे ते 460 आणि हे 2000 किती आता 2020 है ना, 2000. म्हणजे 2020 आणि 460 किती झालं, 2480 वर्षापूर्वीची गोष्ट करतोय आपण। इट्स अराउंड 2500 इयर्स बैक। कौन यूज कर रहा था, हिपोक्रेट्स करके एक ये था ग्रीक फिलोसोफर था या फिर बोलो फिजियोलॉजिस्ट था, ऐसे ये लोग, ये जो तज्ञ थे इन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया। जैसे फिजिकल थेरेपी मतलब क्या है कि उपचार कैसे, कि भौतिक चीजों से उपचार किया है, तब उसको फिजियोथेरेपी नाम से नहीं जाना जाता था, तो फिजिकल थेरेपी कहा करते थे उसको। मसाज भी ये हम लोग देखते हैं कि इंडियन, इसमें आयुर्वेदा में भी मसाज है। आयुर्वेदा इज अराउंड 3000 इयर्स ओल्ड, अपने पास लिटरेचर है इसका। तो चाइना में भी अगर देखेंगे तो चाइनीज लिटरेचर भी काफी ओल्ड है, ग्रीस का लिटरेचर भी काफी ओल्ड है, इजिप्शियन लिटरेचर भी काफी ओल्ड है। तो इन सभी लिटरेचर में अपने को मसाज के बारे में लिखा हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा, अलग अलग पद्धतियों का यूज करते थे। देखो मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, मैनुअल थेरेपी मतलब आज अभी अपने एक नया सुना, कायरो प्रैक्टिस ऐसे सुना है, चिरो प्रैक्टिस बोलते हैं, कोई कायरो प्रैक्टिस बोलते हैं। तो बराबर हड्डियों का ना आवाज करते, कट 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 कहाँ मोड लेके ना बराबर सीधा कर देते। मतलब आपण म्हणतो ना कधी कधी उसण भरली, उसण भरली म्हणजे काय होतं ऍक्च्युअली, की आपण काहीच करू शकत नाही, समजा वाकू शकत नाही, काही करू शकत नाही, पाठीत उसण भरली असं म्हणतो। म्हणजे काय होतं की एखाद्या वेळेस दोन मसल्स ना, मसल जे फाइबर्स असतात ते एकावर एक असे हे होतात, असे ओवरलैप होते। तो वहां पे क्या है कि एक्चुअल मसल का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग कुछ काम करने के लिए पेनफुल मूवमेंट होता है। तो देखो कुछ करने के बाद ना इमीडिएट रिलीज हो जाता है। तो जादू है क्या, कुछ नहीं, जादू नहीं है। उसको क्या है कि फिजिकल एप्लीकेशन करेंगे, कुछ मसाज टेक्निक्स करेंगे, कुछ खींचखाच करेंगे, और ये फिजिकल मैनुअल थेरेपी देके क्या करते हैं हम लोग उसको सीधा कर देते हैं। वो देखो उस समय में भी हाइड्रोथेरेपी टू ट्रीट पीपल। आपने शायद एक ऐसे ओल्ड जो क्लासिक मूवीज रहते हैं ना, जैसे बेन हर करके एक मूवी आया था, आपने अगर देखा होगा तो आप अगर होगा मौका तो देखना। उसमें काफी सारे ऐसे चीजों पे, जैसे रोमन लोग थे वगैरह थे ना, तो उन्होंने कुछ चैरियट रेसिंग वगैरह रखा थे, उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स दिखाए जहाँ पे थेरेपीज होते थे। तो कैसे मसाज का थेरेपी होता था, या फिर ऐसे बड़े बड़े ना टंकियां रहते थे जहाँ पे गर्म पानी वगैरह हुआ करता था, तो उसमें भी वो लोग क्या करते थे, उसका ट्रीटमेंट किया करते थे। तो वो ऐसे ओल्ड मूवीज में भी उन्होंने थोड़ा सा फ्लैश किया, या फिर ओल्ड लिटरेचर पढ़िए निकाल के, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय में कैसे ट्रीटमेंट हुआ करता था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो थोड़ा फिजियोथेरेपी के। अभी देखो मैंने बोला था आपको कि क्या क्या यूज होता है। देखो ये स्लाइड में आपको दिख रहा है, मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे स्लाइड, वहां पे ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स मतलब क्या, जो हड्डियों से जुड़ा हुए डॉक्टर्स है वो ऑर्थोपेडिशियंस है, जो एक्सपर्ट्स है हड्डियों से जॉइंट से जुड़े हुए डॉक्टर्स, उनका रोल आता है फिजियोथेरेपी में। और किसका आता है, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल मध्ये नसविकृती ज्यांना असती किंवा नसांबद्दल जे प्रॉब्लेम्स असतात बॉडीशी रिलेटेड, जसं आपण म्हणतो बऱ्याचदा ना, तुम्ही ऐकलं असेल एखाद्या वेळेस सायटिका नर्व असं ऐकलं असेल, एखादा पाय ना एखाद्या माणसाचा ओढत असतो, सारखा ओढल्यासारखा वाटतो असा आणि पेनफुल असतो, तर ते सायटिका नर्व म्हणून असते। ती नर्व कुठेतरी ना दबलेली असते किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी डिफॉर्मिटी झालेली असते, म्हणून हा प्रॉब्लेम होत असतो तुम्हाला। तो ये क्या है कि ये न्यूरोलॉजी से डिपेंडेंट है। न्यूरोलॉजी देखो यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन इससे जुड़े हुए हैं, न्यूरोलॉजिकल्स जुड़े हुए हैं, जीरियाट्रिक्स मैंने बोला था। इधर देखो एक ओल्ड लेडी दिख रही है, उसको असिस्ट कर रही है एक लेडी, है ना। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कुशल दिसतंय का स्क्रीनवर कर्सर? हा ठीक आहे। तर जिरियाट्रिक्स म्हणजे मी काय म्हणलं की म्हाताऱ्या लोकांशी सुद्धा जुडलेलं आहे, त्यांना सुद्धा दिसतं। आणि पीडियाट्रिक्स म्हणलं होतं मी, पीडियाट्रिक्स म्हणजे लहान मुलाबाबत। आता लहान मुलाबाबत काय असतं की बऱ्याचदा लहान मुलाबाबत छोट्या मुलांमध्ये काही व्यंग दिसतात आपल्याला अर्ली एज मध्ये। जसं तुम्ही समजा फ्लॅट फूट दिसलं म्हणजे काय, सपाट पाय असतात की नाही, काही मुलांचे असतात सपाट पाय, तर ते जर तुम्हाला अर्ली एज मध्ये दिसले तर हे थ्रू फिजियोथेरपी तुम्ही त्याला ट्रीटमेंट देऊन ते व्यवस्थित करू शकता। म्हणजे
कसं मी कालच सांगितलं होतं, काल का त्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये ग्रीन स्टिक फ्रॅक्चर सांगितलं होतं तुम्हाला, सांगितलं होतं ना. त्या ग्रीन स्टिक फ्रॅक्चर मध्ये असं आहे की लहान मुलांची हाडं जी असतात ना त्याला आपण कसा पाहिजे तसा शेप देऊ शकतो, कारण त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मटेरियल असतं आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी लवचिकता असते, तर त्याला त्याच्यानुसार आपण त्याला एक शेप देऊ शकतो. तर अर्ली एज मध्ये जर काही प्रॉब्लेम दिसून आले, काही व्यंग दिसून आला, तर त्याच्यावर आपण थ्रू फिजिओथेरपी ट्रीटमेंट देऊ शकतो. जसं आता फ्लॅट फूट आहे कोणाचं, तर त्याला काय करायला सांगायचं, साधी गोष्ट सांगतो, त्याला ट्रीटमेंट काय की त्याला असं सरळ दोन्ही पाय ठेवून बसायला सांगायचं आणि पायानी ना बोटी किंवा दगड किंवा काहीतरी असे त्या पहिल्या 2 बोटांमध्ये उचलायला सांगायचे, म्हणजे अंगठ्यामध्ये आणि त्याला उचलायला सांगायचं. किंवा एखादा टॉवेल असा लावायचा, दोन्ही हातात धरायचा आणि त्या टॉवेलला थोडंसं असं कंडिशनिंग करायचं, म्हणजे ते टॉवेल आपणच ओढून धरायचा स्वतःनीच त्या मुलांनी, आणि त्यांनीच काय करायचं, त्या टॉवेलला ढकलायचा प्रयत्न करायचा. याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं की हे जे फ्लॅट फूट आहे त्याच्यामध्ये आर्च यायला चालू होतो. आर्च जर आला तर तो ऍडव्हान्टेजेस आहे. बऱ्याच मध्ये मिलिटरी पोलीस भरतीमध्ये फ्लॅट फूट बघतात आणि फ्लॅट फूट असेल तर त्यांना ते घेत नाहीत, कारण फ्लॅट फूट इज अ डिफॉर्मिटी, म्हणजे तो व्यंग आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं कि शारीरिकरित्या आपल्याला काही कामं करण्यासाठी कठिनाइयां होती है। कुछ हम लोगों को कुछ ये करने के लिए, जैसे दौड़ने के लिए, जंपिंग के लिए, ये चीजें मुश्किल हो जाती है। तो स्पोर्ट्स के अंदर तो बिल्कुल इसको प्रिफर नहीं करते हम लोग, जिसका फ्लैट फुट वगैरह है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर रनिंग रहता है, जंपिंग रहता है, वहां पे वी डोंट एक्चुअली एडमिट और वी डोंट अलाउ द प्लेयर्स। अब हमारे पास कैसा है कि जो आ गया वही मतलब बादशाह है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम लोग टैलेंट सर्च करेंगे और इसको हकाल देंगे और उसको रखेंगे। हमारे पास जो आया वो देवता है हमारा, और हमारा जब बिजनेस चालू रहता है ना, तो ये इसलिए हम लोग क्या रिजेक्ट नहीं करते, है ना। बराबर बोल रहा हूँ ना। हंस रहे, देखो कुशाल हंस रहा है, राजेश्री हंस रही है, बाकी के तो मुझे चेहरे नहीं दिख रहे वो कितना हंस रहे और कैसे हंस रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक स्पोर्ट्समैन के लिए वगैरह भी क्या है कि असिस्टिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कैसे देते, तो थोड़ा सा ठीक है। तो अभी थोडेसे ये देखेंगे आपण। इथे बघा आता बऱ्याच जागी ना कोणीतरी त्याच्या बरोबर आहे। कोण आहे तो? कोणी हा तो नसून तो फिजिओथेरपिस्ट आहे त्यांच्या बरोबर असलेला, एक्सपर्ट आहे। तो काय करतोय की काही काही ह्यांना आपल्याला एक्सरसाइज करवतोय, तर ते काय करतोय, धरून करवतायत। इथे बघा, ह्याच्यात बघा, प्रत्येक जागी तुम्हाला दिसतंय की कोणीतरी असिस्ट करते। असिस्ट करते म्हणजे कोणीतरी मदत करते या गोष्टींना, सगळ्या गोष्टींना। म्हणून काय की ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या माणसाचा जो आहे समोरचा त्याचं एक्सपर्टीज होणं आवश्यक आहे। आता आपण ना बऱ्याचदा बघतो, एक साधी गोष्ट सांगतो तुम्हाला, त्याच्यामध्ये मसाज करतात बघा। आपल्याकडे बऱ्याचदा अशी एक प्रथा आहे की दिवाळीला वगैरे खूप मसाज वगैरे चालतो, म्हणजे तेल वगैरे लावून असं तसं करतात। आता आमतौर पे करते नहीं, लेकिन दिवाली में करते तो पता नहीं कैसे करते, तो करते। लेकिन तो उसमें उस समय में देखा है आपने कि अगर तेल लगाएंगे ना तो मसाज ऐसे करेंगे, है ना। देखा आपने, देखा होगा, सभी ने देखा होगा, सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब ये सही सही प्रथा है क्या ऐसे करना? कि गलत है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि खून जो एक्चुअली दूषित खून है उसको एंड में ले जा रहे हैं। इधर लेके जाके क्या फायदा है? इसको क्या करना है, हार्ट की तरफ ढकेलना है। उल्टा सिस्टम है, हम लोग उल्टा कर रहे हैं कुछ, है ना। तो इससे क्या है की एक्सपर्टीज होणं, म्हणून काय की तज्ञ लोकांच्या माहितीनुसार जर केलं तर जास्त त्याचा उपयोग होतो कधीही। तर हे थोडंसं काय करायचं, तज्ञ नसेल तरी अभ्यास करून तज्ञ व्हायचं। असं नसतं की पैदाइशी कोई तज्ञ रहता, ऐसा नहीं रहता, है ना। तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, तज्ञ बनने के लिए कुछ डिग्री हासिल करनी पड़ती है। नहीं भी डिग्री हो तो एटलीस्ट लिटरेचर पढ़ पढ़ के भी कोई आदमी तज्ञ हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर से ज्यादा होशियार कंपाउंडर रहता है ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। डॉक्टर क्या डिग्री पा लेता है और कंपाउंडर ज्यादा होशियार रहता है। तो ये कैसे उसका एक्सपीरियंस से रहता है। उसको बोलते हैं ना चाय से किटली गरम, ऐसा होता है वो कभी कभी। चाय मतलब डॉक्टर है और किटली मतलब कंपाउंडर, लेकिन चाय से किटली गरम, चाय गरम होनी चाहिए, किटली गरम होनी चाहिए, तो चाय गरम होनी चाहिए ना, तो उल्टा होता है कार्यक्रम। तो ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन क्या है कि दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस करोगे ना उतना चीजों से आप वाकिफ हो जाओगे और बहुत आसानी से कर सकोगे ये चीजों को। इंजेक्शन देना भी हर एक की बात नहीं है। कोई कोई इंजेक्शन देता है तो बॉडी में सूजन आ जाती है, और कोई कोई इतना एक्सपर्टीज रहता है कि उसका इंजेक्शन दिया हुआ भी समझता नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो इसी प्रकार क्या है कि कोई अच्छा एक्सपर्टीज हो
उसके हाथ के नीचे अगर आप कुछ काम करो या कुछ सीख के करो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए क्या है कि यहाँ जब भी एक्सरसाइज कर रहा है तो ये सभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, सभी जगह असिस्टिंग लोग है, वो एक्सपर्ट्स है, दे आर फिजियोथेरेपिस्ट, है ना। तो ये हम लोगों के लिए भी सीखना काफी जरूरी है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये दिखा है, तो थेराबैंड्स का यूज कर रहा है या टॉवेल का यूज कर रहा है ना। तो किसके लिए कर रहा है, तो कुछ एंगल ये करने के लिए। इसके साथ भी कोई आदमी है जो एक्सपर्टीज है। यहाँ पे देखो फिजियोथेरेपी, ये लोगों, ये बूढ़े लोगों के लिए, जीरियाट्रिक्स के में जो लोग है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको सहायता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे देखो कुछ मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, है ना। कुछ चीजें लगा रहे, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं, या छोटे छोटे ना इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं। कितने, 6 वोल्ट्स के, 3 वोल्ट्स के, 12 वोल्ट्स के शॉक्स रहते हैं छोटे छोटे। तो जिसकी वजह से क्या है कि मसल एक्टिवेट हो जाता है प्रॉपरली। मसल जहाँ पे समझो कुछ मसल्स ऐसे नम पड़ गए, नम मतलब क्या कि उनका जो क्या कहेंगे, उनकी क्रियाशीलता कम हो गई, तो उसको क्या करते हैं कि उसको एक्टिवेट करने के लिए छोटे छोटे बारीक शॉक्स देते हैं, 3 वोल्ट्स के वगैरह, ऐसे वो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें ऐसे मशीन्स का इस्तेमाल करके करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडमिल दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ मशीन्स दिख रहे हैं ना। तो ये इन चीजों से इसका इस्तेमाल करके हम लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं। ठीक है, और एक देखते हैं स्लाइड बिफोर वी एंड अप, वी हैव 3 मिनट्स। देखो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट दिख रहे हैं, जैसे इसको ये इसके साथ है, दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ये वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इथे दिसते बघा अल्ट्रासोनिक। हाँ, अल्ट्रासोनिक म्हणजे काय, साउंड्स में ना प्रकार प्रकार रहते. साउंड जैसा है हमारा ऑडिएबल फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे मला ऐकू जे येतं ना ते कुठून कुठपर्यंत ऐकू येतं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. हर्ट्ज म्हणजे काय, HERTZ. हर्ट्ज म्हणजे सायकल्स पर सेकंड, ती युनिट आहे साऊंडचं, आहे की नाही. तर साउंड किती ह्याच्याने ट्रॅव्हल करतं स्पीडनी, तर 330 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल करता है. नाउ अल्ट्रासोनिक मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसीज अपने कानों को सुनाई नहीं देते उसके ऊपर वाले, उसको हम लोग अल्ट्रा बोलेंगे, ऊपर वाले. और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंफ्रा बोलेंगे, मतलब उससे कम उससे ज्यादा. तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के फ्रीक्वेंसीज हमें सुनाई नहीं देते. तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कुत्ते वगैरह भौंकते रहते रात में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भौंक क्यों रहा है. तो उस समय में उसको जो आवाज आती है वो अपने को आवाज नहीं आती. नहीं, मजाक नहीं कर रहा. तो 20,000 ऊपर से 50,000 हर्ट्ज तक कुत्ता सुन सकता है. अच्छा, उसके ऊपर का जो है 1,00,000 हर्ट्ज तक बैट सुन सकते हैं. आपके बैट्स है ना, बैट्स म्हणजे वटवागुळ असतं ना, हा वटवागुळ, त्यांना 1,00,000 हर्ट्ज पर्यंत ऐकू येत असतं. आणि म्हणून त्यांचं काय, ते सोनिक नाही, आणि त्यांना डोळे बिळे काही नसतात, डोळे असले तरी ते दिसत नाहीत, पण फक्त ते साउंड वेव्सनी ते ट्रॅव्हल करत असतात, वो जाते रहते. इतना एफिशिएंट रहता है उनका साउंड सिस्टम. तो ये क्या है कि अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज के साउंड का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देते हैं. इन्फ्रारेड रेडिएशंस मतलब अपना विबज्योर मालूम है, 1 मिनिट राहिला माझ्याकडे. विबज्योर म्हणजे काय, VIBGJOR म्हणजे काय, त्याचं पुढच्या ह्याच्यात मला सांगायचंय पुढच्या क्लासमध्ये. विबज्योर, VIBGYOR म्हणजे काय, ते कलर्स आहेत, कलर्सच्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत. त्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये इन्फ्रारेड असतं आणि अल्ट्रा व्हायलेट असतं. आलं का लक्षात. म्हणजे व्हायलेट आणि रेड हे सगळ्यात छोट्या फ्रीक्वेंसीजचे असतं, म्हणजे छोटा वेवलेंथ छोटा रहता है. और वायलेट को बड़ा वेवलेंथ रहता है. वो वेवलेंथ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा. 1 मिनट से कम समय रह गया मेरे पास, तो थोड़ा सा हम लोग, हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि ये किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ तक समझ में आया. थोड़ा सा हम लोग डिस्लोकेशन की बात कर चुके और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की बात कर चुके. फिजियोथेरेपी का डेफिनेशन सिर्फ देखा है हमने. क्या देखा है, डेफिनेशन देखा है. आलं लक्षात सगळ्यांना. चलो ओके, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. डोंट मिस द क्लास. ओके फाइन. जो भी है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसका नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, और कुछ प्रिन्सिपल्स देखेंगे. फिजियोथेरेपी के प्रिन्सिपल्स म्हणजे कुठल्या ह्याच्यावर अवलंबून असतात ते. ओके, एंड थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. अटेंडन्स घेतली का बेटा राजश्री?